सामान्य अध्ययन की यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और जीएस जर्नी में हम आपके बीच उपस्थित हैं मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन के साथ। यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन में हमने पुर्तगाली और पुर्तगाली के बाद डच और फिर अंग्रेज़ों का भारत आगमन देखा था। अब चौथी कंपनी के रूप में जो कंपनी भारत पहुंचती है वो कंपनी है डेनिस, यानी डेनमार्क के निवासी थे। ध्यान में रखना है, डेनिस कहाँ के थे? डेनमार्क वाले थे। डेनमार्क वाली जो कंपनी है डेनिस, उसका भारत में आना होता है 1615 ईस्वी में। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत आने वाली चौथी यूरोपियन कंपनी कौन थी, तो वो था डेनमार्क वाली डेनिस चौथी थी। और इनका आना भारत में 1615 ईस्वी में होता है। बंगाल के सेरामपुर बस्ती में ये पहुँचते हैं। सेरामपुर में, बंगाल के सेरामपुर में। और ख़ास बात ये है, इन्होंने अपनी बस्ती बसाई और वहाँ से इन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया, लेकिन बहुत हद तक इनकी सफलता इनको नहीं मिली इसमें। यानी ज़्यादातर इनका जो उद्देश्य था वह व्यापार से ज़्यादा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में था, तो भारत में इनका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहा। अब हम देखते हैं 1615 ईस्वी के बाद पांचवी कंपनी के रूप में आना होता है फ्रांसीसी का, यानी पांचवा यूरोप। पहला जैसा कि देखा पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए यानी इंग्लैंड वाले आए, उसके बाद डेनिस आए, डेनमार्क वाले आए, और पांचवी कंपनी के रूप में फ्रांसीसी कंपनी का आना होता है। लुई 14वां के समय उसके एक मंत्री, यानी लुई 14वां का मंत्री था कोलबर्ट। इसकी सलाह पर, कोलबर्ट की सलाह पर एक कंपनी खोला गया जो सरकारी कंपनी थी। ध्यान में रखना है, लुई 14वां के समय में कोलबर्ट की सलाह पर फ्रांसीसी कंपनी खोला गया जो भारत सहित पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार जिसे सौंपा गया, और वह सरकारी कंपनी थी। अब तक जितनी कंपनी आई, यानी फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी। 1664 ईस्वी में स्थापित हुई। कब स्थापित हुई? 1664 ईस्वी में स्थापना। ध्यान में रखना है हमको कि अब तक जितनी भी कंपनियां आई थी वो सारी की सारी कंपनी जो थी वह प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी, और निजी कंपनियों का समूह था। परंतु फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, वह कंपनी जो थी वह सरकारी कंपनी थी, और इसे भारत सहित पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। फ्रांसिस कोरो के नेतृत्व में, फ्रांसिस कोरो के नेतृत्व में के नेतृत्व में 1667 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी जहाज सूरत पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? सूरत पहुंचता है। और सूरत पहुंचने के साथ वहां पर एक अपनी फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का प्रथम फैक्ट्री किस स्थान पर खुला, तो वह गुजरात के सूरत में खुलता है 1669 ईस्वी में। सूरत में पहली फैक्ट्री, ध्यान में रखना है, प्रथम फैक्ट्री, प्रथम कारखाना या फैक्ट्री। उसके बाद 1669 ईस्वी में 1669 ईस्वी में ये सूरत तो पश्चिमी तट पर था, पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में
यूरोपीय कंपनी का दूसरा, यानी फ्रांसीसी कंपनी का दूसरा केंद्र खुलता है मछलीपट्टनम। फिर ध्यान में रखना है 1701 ईस्वी में, 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। मुख्यालय यानी पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाकर भारत में फ्रांसीसी कंपनी ने अपना विस्तार करना शुरू किया। और वहाँ जब अपना मुख्यालय बनाया तो प्रथम गवर्नर बना फ्रांसिस मार्टिन। पूछा जाएगा इसका प्रथम गवर्नर कौन था, तो इसका प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसीसी कंपनी का प्रथम गवर्नर। कहाँ था मुख्यालय, कहाँ बनाया गया था मुख्यालय? पांडिचेरी। मुख्यालय पांडिचेरी। और प्रथम गवर्नर बना फ्रांसिस मार्टिन। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का विस्तार ठीक से ही हो रहा था। गौरतलब हो ये ईस्वी थी 1701 ईस्वी। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने अपना मुख्यालय बनाया पांडिचेरी में और वहाँ प्रथम गवर्नर नियुक्त किया फ्रांसिस मार्टिन को। इसके साथ अपना व्यापार उसने ज़्यादा शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है 1742 ईस्वी में। 1742 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आता है। फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर भारत आता है। और डुप्ले एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। डुप्ले ने भारत में आने के बाद भारत के जो सामान्य सामाजिक जीवन थे, भारत का जो आंतरिक विषय था, इसमें इंटरफेयर करना शुरू किया, अभिरुचि लेना शुरू किया। अब डुप्ले के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया भारत के आंतरिक मामलों में, इससे अंग्रेज भी भारत के साथ मतलब भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। और इसका परिणाम हुआ कि फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष शुरू हुए और इन संघर्षों के कारण युद्ध होते हैं, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा एक नज़र हम इस पे डालते हैं, फिर बारी बारी से हम उन युद्धों के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग थे कि किस प्रकार से भारत में पहुंचती है कंपनी पुर्तगाली। सबसे पहले पहुंचती है पुर्तगाली कंपनी, फिर डच वाले पहुंचते हैं, फिर इंग्लैंड वाले पहुंचते हैं, फिर डेनमार्क वाले पहुंचते हैं, डेनिश पहुंचते हैं, और फिर लास्ट में फ्रांसीसी पहुंचते हैं। और एक हमने ये भी दिया था कि स्वीडिश वाले भी पहुंचते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। तो ये क्रम था, है ना, जिसके अनुसार इन्होंने ये आना इनका हुआ। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जब फ्रांस और इंग्लैंड के साथ संघर्ष शुरू हुआ कर्नाटक युद्ध में, फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष भारत में हुए उसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसके 3 युद्ध हुए, जिसका आपके सामने उल्लेख किया गया है। हालांकि हम यहाँ पर केवल 3 युद्ध के काल किस समय हुए उसका और कारण, समाप्ति और परिणाम का एक आंकड़ा दे रहे हैं। हम बारी बारी से इस युद्ध का उल्लेख करेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। फिलहाल प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसको देखते हैं। तो 1746 से 48 के मध्य में हुआ। ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के प्रश्न पर युद्ध हुआ और साथ साथ अंग्रेज और फ्रांसीसियों में जो अमेरिका में संघर्ष चल रहा था, इसके कारण से भी भारत में गर्माहट बनी। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और अंततः 1748 ईस्वी में एक संधि के तहत समाप्त हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सला-सैपल की संधि। देख रहे हैं, एक्सला-सैपल की संधि द्वारा यह समाप्त होता है। अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब, यानी पहला युद्ध में कौन प्रभावी रहे? फ्रांसीसियों की प्रभाव ज़्यादा रहा, अंग्रेजों को पराजय देखने को मिली थी।
उसके बाद दूसरा युद्ध कर्नाटक युद्ध हुआ 1748 से 54 के मध्य, और दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो हस्तक्षेप शुरू हो चुका था पूरी तरह से। विस्तार से उल्लेख आगे 1755 में पांडिचेरी की संधि द्वारा इसे समाप्त किया गया, और इस युद्ध में तुलनात्मक अंग्रेजों की स्थिति मजबूत रही। तो जहां पहले कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा था, वहीं दूसरे कर्नाटक युद्ध के आते आते अंग्रेजों की स्थिति अच्छी होने लगी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 7 बरस तक 1756 से 63 यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध भी था। 1763 में की पेरिस संधि द्वारा समाप्त हुआ। आप ये देखिए, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध है। आश्चर्य लगेगा कि ये युद्ध यूरोप में हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ दोनों कंपनियां भारत में अपने प्रभाव को जमाने में लगी थी, तो इसलिए इसमें भारत ने भी अपना संघर्ष था और भारत के विषय अलग थे। लास्टली पहले कर्नाटक युद्ध में जहां अंग्रेजों की पराजय हुई थी, वहीं अंतिम कर्नाटक युद्ध में आप देखेंगे तो अंग्रेजों की विजय होती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और भी युद्ध के आंकड़े हैं जो दोनों मतलब जो महत्वपूर्ण हैं। तो सेंट थोम का युद्ध यह 1748 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ। इसमें फ्रांसीसी विजय रहे और कर्नाटक के नवाब को अंग्रेजों की मदद प्राप्त थी, अंग्रेजों ने मदद किया था। अंबोर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ। डुप्ले मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब के त्रिगुट एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बाद। देखिए, एक तरफ 3 गुट थे, डुप्ले था, मुजफ्फर जंग थे एवं चंदा साहब थे, इनका त्रिगुट था, और दूसरे तरफ से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। त्रिगुट विजय हुआ, अर्थात डुप्ले के नेतृत्व वाली जो थी यानी मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब, उनकी जीत होती है। अरकाट का युद्ध 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच, इसमें अंग्रेजी सेना की विजय होती है। वही क्लाइव है जो बाद में प्लासी में भी पहुंचता है। और वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच अंग्रेज विजय होते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इस युद्ध के बाद यानी कर्नाटक युद्ध और वांडीवास युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का प्रभाव एक निश्चित क्षेत्र में सिमट करके रह जाता है और भारत में अंग्रेजी व्यापार, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ते चला जाता है। ये था हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आना और साथ साथ फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच के संघर्ष की शुरुआत। हम बारी बारी से तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।